गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फंडामेंटल स्टडी करेंगे। फंडामेंटल का टॉपिक कोलोस्टोमी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, कोलोस्टोमी इरिगेशन, फर्स्टली कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि कोलोस्टोमी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कोलोस्टोमी कोलोस्टोमी combination of two words है। कोलोस्टोमी इज द combination of two word। कोलो मीन्स कोलोन, स्टोमी मीन्स ओपनिंग। तो कोलोस्टोमी क्या होता है? कोलोस्टोमी होता है ओपनिंग इन द पोर्शन ऑफ कोलोन, कोलोन के पोर्शन में ओपनिंग होना। और वो ओपनिंग एंटीरियर एब्डोमिनल वाल में भी होगी और स्किन सरफेस पे भी होगी। ठीक है। तभी बच्चों को ट्यूब उसमें इंसर्ट की जाएगी। स्टोमा, स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग। कोलो मीन्स कोलोन, कोलोस्टोमी मीन्स ओपनिंग इन द पार्ट ऑफ कोलोन या फिर पोर्शन ऑफ कोलोन थ्रो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल टू इट्स स्किन सरफेस। कोलोन के बीच में और स्किन, जो स्किन सरफेस है उनके बीच में ओपनिंग होना। ठीक है। तो दोबारा बता रही हूँ कोलोस्टोमी क्या होता है। कोलोस्टोमी होता है ओपनिंग इन द पोर्शन ऑफ कोलोन, कोलोन के पोर्शन में ओपनिंग होना। किसके थ्रू होना? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू ओपनिंग होना टू इट्स स्किन सरफेस। वो जो स्टोमा है वो स्किन सरफेस पे भी होता है, अवेलेबल, विजिबल होता है। इसीलिए हमने इसे क्या बोला है? opening in the portion of colon through anterior abdominal wall to its skin surface। अब बात आती है कोलोस्टोमी इरिगेशन। कोलोस्टोमी इरिगेशन एक तरीका है जिससे बावल मूवमेंट जो है वो टाइम टू टाइम रेगुलेट किए जाते हैं। मींस कि जो पर्सन स्टूल पास आउट करता है वो हम कोलोस्टोमी के थ्रू रिमूव कर लेते हैं। तो जो पर्सन ने स्टूल पास किया वो हमने रिमूव कर लिया। मींस कि कोलोन जो है वो एम्प्टी हो रहा है अपने शेड्यूल्ड टाइम पे। मींस कि जो रिटर्न, जो मतलब जिस टाइम पे एम्प्टी होना चाहिए, एवरी डे जिस टाइम पे एम्प्टी होता है उस दिन भी उसी टाइम पे एम्प्टी होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, इरिगेशन वर्ड का मीनिंग होता है वॉश आउट। कोलोस्टोमी इरिगेशन मींस कि कोलोस्टोमी के थ्रू कोलोन को इरिगेट करना, कोलोस्टोमी के थ्रू कोलोन को वॉश आउट करना। इज ए वे, ये एक ऐसा तरीका है टू रेगुलेट बावल मूवमेंट, जिससे हम बावल मूवमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे रेगुलेट कर सकते हैं बावल मूवमेंट को? कि हम रेगुलेट करना बावल मूवमेंट को मींस कि एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज चलाना। वो कैसे चलाएंगे? बाय एम्प्टिंग द कोलोन एट ए शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम पे प्रॉपर जो टाइम होता है, जिस टाइम पे बावल एम्प्टी करना चाहिए डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, तो हम उस टाइम पे कोलोन को एम्प्टी कर देंगे। कोलोस्टोमी इरिगेशन इज ए वे टू रेगुलेट बावल मूवमेंट बाय एम्प्टिंग द कोलोन एट ए शेड्यूल टाइम। तो बच्चों, आपको कोलोस्टोमी और कोलोन कोलोस्टोमी इरिगेशन दोनों टर्म्स क्लियर कर देती हूँ। कोलोस्टोमी मीन्स होता है ओपनिंग इन द पोर्शन ऑफ कोलोन। कैसे होना? थ्रो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल टू इट्स स्किन सरफेस, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल से स्किन सरफेस में। अब आता है कोलोस्टोमी इरिगेशन। कोलोस्टोमी इरिगेशन एक वे है जिससे बावल मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करेंगे? एम्पटिंग द कोलोन एट ए शेड्यूल टाइम, कोलोन को एम्पटी करेंगे प्रॉपर शेड्यूल टाइम पे। अब पर्पजेस क्या क्या है इस कोलोस्टोमी को करने के, कोलोस्टोमी या फिर कोलोस्टोमी इरिगेशन को करने के? तो पर्पस बताती हूँ बच्चों क्या है। फर्स्ट है टू इस्टेब्लिश रेगुलर बावल मूवमेंट्स, फर्स्ट है रेगुलर बावल मूवमेंट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। सेकंड क्या होता है? देखो बच्चों, अपने एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। फॉर इस्टेब्लिश रेगुलर बावल मूवमेंट्स मीन्स की रेगुलर इवैक्यूएशन। फॉर इस्टेब्लिशिंग रेगुलर इवैक्यूएशन का मतलब है रेगुलरली कोलोन को इवैक्यूएट करना। इवैक्यूएट का मतलब होता है बच्चों खाली करना। कोलोन आपका रेगुलरली एम्प्टी होता रहेगा और आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो सही से चलेगा। नेक्स्ट है वॉशिंग द ट्रैक फ्रॉम गैसेस एंड फीसिस, जो कोलोन है वहां से गैस और फीसिस को रिमूव करना। कोलोन से बच्चों गैस और फीसिस को रिमूव कर लेंगे तो जो प्रेशर है वहां पे वो रिलीफ हो जाएगा। इसीलिए ये भी पर्पस है कोलोस्टोमी का। फर्स्ट पर्पस है वॉशिंग द ट्रैक फ्रॉम गैसेस एंड फीसिस, मीन्स की कोलोन को वॉश करना गैसेस से और फीसिस से। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर इवैक्यूएशन को इस्टेब्लिश करना। थर्ड है प्रिवेंट एक्सीडेंटल एम्पटिंग ऑफ बावल। अगर बच्चों हम बावल को रेगुलरली एम्प्टी करते रहेंगे शेड्यूल टाइम पे,
तो कभी भी एक्सीडेंटल एम्पटिंग नहीं होगी बावल की। मीन्स कि कोलोस्टमी हमने कर दी है, कोलोस्टमी करने के बाद में अगर हम बावल इरिगेशन जो है प्रॉपर टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो बावल की एम्पटी जो है, मतलब बावल एम्पटी तब हो सकता है जब उस पे पीछे से प्रेशर पड़े। मीन्स कि जैसे फूड इनटेक और किया, तो उस फूड इनटेक जब वो कोलोन में आएगा, तो जो कोलोन में ऑलरेडी फूड है वो क्या आएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्टोमा के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो उस एक्सीडेंटल एम्पटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम कोलोस्टमी इरिगेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलर साइकिल ऑफ स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन को स्टडी करने के लिए भी हम कोलोस्टमी इरिगेशन करते हैं। रेगुलर साइकिल ऑफ स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन को स्टडी करने के लिए भी हम करते हैं कोलोस्टमी इरिगेशन। बच्चों कोई सर्जरी होती है ना, कोई सर्जरी करनी होती है, उससे पहले भी हम, या फिर कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना होता है, उससे पहले भी ना बावल को क्लीन करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमको कोलोनोस्कोपी करनी है, कोलोन को स्कोप से विजुअलाइज करना है। अब मैं चाहती हूँ कोलोन से स्कोप को विजुअलाइज करना, तो उसके लिए मैं चाहूंगी कोलोन एम्पटी हो, तो वो मैं किससे कर सकती हूँ, कोलोनोस्टोमी प्रोसीजर से कर सकती हूँ। या फिर पर्सन को कोई सर्जरी करनी है, सर्जरी करने से पहले उसका बावल एम्पटी होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, कोलोस्टोमी कर देंगे। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस मेंटेन रहे वहाँ पे, और जो ओडोर है वो कंट्रोल रहे वहाँ पे। हम पर्सन, मतलब कि हम ये इसलिए करते हैं कोलोस्टोमी इरिगेशन टाइम टू टाइम, ताकि क्लीनलीनेस रहे। अदरवाइज एक्सीडेंटल एम्पटिंग हो गई तो सारा जो एरिया है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा स्टूल से, और ओडोर को कंट्रोल करने के लिए। अदरवाइज स्टूल जो है बच्चों, स्टूल की ओडोर आती रहेगी वहां पे, तो इसीलिए हमें कोलोस्टोमी इरिगेशन टाइम टू टाइम करना चाहिए। अब आपको दोबारा बता रही हूँ, कोलोस्टोमी क्या है। कोलोस्टोमी क्या है, कोलोस्टोमी है बच्चों की ओपनिंग करना कोलोन में एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के थ्रू स्किन सरफेस पे। अब आती है कोलोस्टोमी इरिगेशन। कोलोस्टोमी इरिगेशन एक वे है जिसमें बावल मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं, कोलोन को एम्पटी करते हैं शेड्यूल टाइम पे। अब आते हैं पर्पस। पर्पस है ट्रैक को वॉश करना गैस और फीसिस से। सेकंड है रेगुलर इवैक्यूएशन करवाना। थर्ड है एक्सीडेंटल एम्पटिंग ऑफ बावल को प्रिवेंट करना। फोर्थ है स्टूल एग्जामिनेशन का रेगुलर साइकिल। फोर्थ है सर्जरी के लिए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर। फिफ्थ है क्लीनलीनेस और ओडोर को कंट्रोल करने के लिए। तो बच्चों जितना मैंने आपको बताया है उसमें कोई डाउट है तो बता दो। म्यूट नहीं किया हुआ था और आप बोल गए। अब चुप रहो। अच्छा, अब बच्चों मेरे को प्लीज आप पर्पसेस लिख दो जल्दी से। रेगुलेट बावल एकदम सही लिखा रजत आपने। ठीक है, अब सभी बच्चे पर्पसेस लिखते रहिए। चलो बच्चों, उससे क्वेश्चंस लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। पोजीशन ड्यूरिंग कोलोस्टमी इरिगेशन, जब हमें कोलोन को वॉश आउट करना होता है तो उस टाइम पे कौन सी पोजीशन देते हैं। तो बच्चों हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो रहती है सीटिंग पोजीशन। अगर क्लाइंट जो है वो मूव कर सकता है, क्लाइंट एम्बुलेंट है, तो उस टाइम पे कौन सी पोजीशन देते हैं, सीटिंग पोजीशन देते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है वो होती है सीटिंग पोजीशन। या फिर जिस पोजीशन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं वो कौन सी पोजीशन है, सीटिंग पोजीशन है। सीटिंग पोजीशन फर्स्ट प्रायोरिटी है अगर क्लाइंट एम्बुलेटेड है तो। सेकंड है फाउलर पोजीशन। सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है बच्चों, फाउलर पोजीशन है सेकंड प्रायोरिटी। अब नेक्स्ट है कंट्रा इंडिकेशन।
बच्चों कब कोलोस्टोमी नहीं करते हैं? कोलोस्टोमी हम कब नहीं करेंगे बच्चों? डायरिया की कंडीशन में हम कोलोस्टोमी नहीं करेंगे। ठीक है। कंट्राइंडिकेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर ड्रग प्रोसीजर और सर्जरी यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो पेशेंट के लिए हार्मफुल होती है। देखो लिखा हुआ है कंट्राइंडिकेशन इज ए स्पेसिफिक सिचुएशन। कंट्राइंडिकेशन एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसके अंदर ड्रग इन विच ड्रग प्रोसीजर या फिर सर्जरी शुड नॉट बी यूज्ड, इन्हें यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये पेशेंट के लिए हार्मफुल होती है। ये है कंट्राइंडिकेशन का मीनिंग। और बच्चों कंट्राइंडिकेशन क्या है कोलोस्टोमी इरिगेशन का? डायरिया। कंट्राइंडिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी इरिगेशन इज डायरिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी, ड्राई कोलोस्टोमी और वेट कोलोस्टोमी। बच्चों देखो कोलोन जो है ना वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखो एक तो असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद में असेंडिंग, असेंडिंग के बाद में ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स के बाद में डिसेंडिंग कोलोन। तो बच्चों असेंडिंग कोलोन में ना इलियोकैकल वाल्व होता है। वहां से क्या होता है बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होती है। तो बच्चों जो असेंडिंग कोलोन में जो फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है ना वो ज्यादा ही वाटरी होता है असेंडिंग कोलोन में। ठीक है। और ट्रांसवर्स कोलोन में जाकर थोड़ा मतलब वाटर एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद में डिसेंडिंग कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन में ओवरऑल वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ सॉलिड पार्ट बचता है। फिर वो सॉलिड पार्ट जो है वो स्टूल में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है। तो अब देखो बच्चों अगर असेंडिंग कोलोन में स्टोमा ओपन कर देंगे अपने तो स्टूल कैसा आएगा? लिक्विड आएगा। अगर डिसेंडिंग कोलोन में हमने क्या किया, डिसेंडिंग कोलोन में ओपनिंग कर दी तो स्टूल कैसा आएगा? सॉलिड आएगा। ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनना। अब बच्चों है वेट कोलोस्टमी। वेट कोलोस्टमी कौन सी होती है? वेट कोलोस्टमी मीन्स बच्चों, वेट कोलोस्टमी मीन्स कोलोस्टमी ऑन राइट साइड ऑफ कोलोन। राइट साइड ऑफ कोलोन में कोलोन को ओपनिंग करना उसे हम क्या बोलेंगे? वेट कोलोस्टमी। वेट कोलोस्टमी हमने इसे क्यों बोला है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे कोलोस्टमी जो होती है वो राइट साइड ऑफ कोलोन में करते हैं, और राइट साइड ऑफ कोलोन में अगर कोलोस्टमी कर देंगे तो कोलोस्टमी बैग में ना लिक्विड स्टूल आएगा, क्योंकि अभी वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। जितना वाटर हमने पिया, जितना इंटेक किया, वो सारा का सारा इंटेक जो है ना वो पास हो जाता है। इसीलिए बच्चों कभी भी जो वेट कोलोस्टमी होती है उसमें फ्लूइड लॉस ज्यादा ही होता है, ये भी ध्यान में रखना। वेट कोलोस्टमी में, वेट कोलोस्टमी कहाँ पे करते हैं बच्चों? राइट साइड में करते हैं। और पर्सन कैसा स्टूल पास करता है? पर्सन लिक्विड स्टूल पास करता है। ठीक है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है इंसीजर। इंसीजन आर मेक इन असेंडिंग कोलोन। जो इंसीजन है बच्चों वो कहाँ पे लगाएंगे अपने इसमें? असेंडिंग कोलोन में लगाएंगे। वेट कोलोस्टमी में इंसीजन कहाँ लगता है? असेंडिंग कोलोन में लगता है। ठीक है। और बच्चों आपको पता है इसमें फ्लूइड लॉस ज्यादा ही होता है। मीन्स कि जितना अपन ने फ्लूइड इनटेक किया वो सारा ही लॉस हो जाएगा कोलोस्टमी, कोलोस्टमी बैग के अंदर आ जाएगा सारा का सारा फ्लूइड स्टूल के साथ। तो बच्चों ये आपको पता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। तो बच्चों असेंडिंग कोलोस्टमी जो है ना वो एग्जांपल है टेम्परेरी कोलोस्टमी का। मींस कि 1.5 से 2 महीने तक तो हम इसे यूज कर सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम के लिए हम इसे यूज नहीं करते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेरी कोलोस्टमी। ये किसका एग्जाम्पल है? टेम्परेरी कोलोस्टमी का एग्जाम्पल है। ठीक है। इसमें कहाँ पे ओपनिंग करते हैं? राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पे ओपनिंग करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ड्राई कोलोस्टमी। हमने वेट कोलोस्टमी स्टडी कर ली, अब पढ़ेंगे हम ड्राई कोलोस्टमी। ड्राई कोलोस्टमी में हम मेनली कहाँ, ड्राई कोलोस्टमी में कोलोस्टमी कहाँ पे करते हैं हम? ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कोलोन। लेफ्ट साइड ऑफ कोलोन में भी कहाँ पे करेंगे? सिग्मोइड कोलोन पे करेंगे। कहाँ पे करेंगे? सिग्मोइड कोलोन पे करेंगे। तो ड्राई कोलोस्टमी जो होती है उसकी यूजेबल साइड कौन सी होती है? सिग्मोइड कोलोन होती है। ड्राई कोलोस्टोमी अगर हमें करनी है तो हम कहाँ पे करेंगे? सिग्मोइड कोलोन में करेंगे। ठीक है। इट इज मेनली यूज्ड कोलोस्टोमी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कोलोन। देखो बच्चों ड्राई कोलोस्टोमी अगर हमें करनी है तो देखो सिग्मोइड कोलोन मेनली यूज्ड कोलोस्टोमी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कोलोन। जब भी बच्चों हम लेफ्ट साइड ऑफ कोलोन में ओपनिंग करेंगे तो हम ओपनिंग कहाँ पे करेंगे? सिग्मोइड कोलोन में करेंगे। ठीक है। और ये कैसा स्टूल पास करता है? ड्राई स्टूल पास करता है। ठीक है।
इसके अलावा बच्चों ये परमानेंट कोलोस्टमी है और ये कहाँ पे करेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन पे करेंगे। इसके अलावा बच्चों स्टूल की नॉर्मल फॉर्म कैसी होती है, सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म होती है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्टूल कौन सी है, सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म है। तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, वेट कोलोस्टमी। वेट कोलोस्टमी में क्या होता है बच्चों, कोलोस्टमी कहाँ पे करेंगे, राइट साइड ऑफ कोलोन में करेंगे। पर्सन लिक्विड स्टूल पास करेगा, इंसिजन कहाँ पे लगाएंगे, असेंडिंग कोलोन में लगाएंगे। इंसिजन आर मेक इन असेंडिंग कोलोन। इसका और असेंडिंग कोलोस्टमी टेम्परेरी कोलोस्टमी है। पास कैसे होगा, लिक्विड स्टूल होगा। 6 से 8 हफ्ते के लिए यूज करेंगे। ओपनिंग कहाँ पे होती है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पे। नेक्स्ट है ड्राई कोलोस्टमी। ड्राई कोलोस्टमी, ड्राई कोलोस्टमी जो है उसमें सिग्मोइड कोलोन जो है ना, मेनली यूज कोलोस्टमी होती है लेफ्ट साइड ऑफ कोलोन में। कैसा स्टूल पास करता है, ड्राई स्टूल। परमानेंट कोलोस्टमी है, इसमें ओपनिंग कहाँ पे होती है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन पे ओपनिंग होती है। ओपनिंग कहाँ पे होती है, ओपनिंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। ओपनिंग कहाँ पे होगी बच्चों, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन पे ओपनिंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्टूल। तो आंसर मेरे को आप बता दोगे, मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ जी मीनाक्षी, आपने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है। इवैक्यूएशन ऑफ कोलोन फॉर एम्पटिंग ऑफ फीसिस एंड गैस, क्लीनिंग ऑफ कोलोन, कंट्रोलिंग ओडोर। सही लिखा। डायग्नोस्टिक पर्पस एकदम सही लिखा है। कंट्राइंडिकेशन क्या है, डायरिया। हाँ जी। अरे बच्चों आप सारे तो बहुत इंटेलिजेंट हो। व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्टूल, एकदम सही बोला है आपने। आपका आंसर बहुत सही है, सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट है, प्रिकॉशंस एंड नर्सिंग रोल बिफोर कोलोस्टमी। कोलोस्टमी के पहले क्या क्या नर्सिस को प्रिकॉशन यूज करने चाहिए, इसके सिवा क्या 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 प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए। फर्स्ट है बच्चों, कंसेंट कलेक्शन। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम उसकी स्टोमा ओपनिंग कर देंगे पेशेंट की, ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि आजकल के पेशेंट्स का आपको पता ही है, अपने सिर पे चढ़ जाएंगे, बोलेंगे कि आपने ऐसे कैसे कर दी हमसे बिना पूछे। तो अपने पहले पेशेंट से कंसेंट लेंगे कि आप इस तरह से, इस रीजन की वजह से हमें आपके कोलोन में ओपनिंग करनी होगी, मीन्स कि आपके एब्डोमेन में ओपनिंग करनी होगी। ठीक है, उस ओपनिंग से हम स्टूल रिमूव करेंगे। ठीक है, ताकि पेशेंट को अपने पहले से अवेयर हो और अपने सेफ हो। अदरवाइज बच्चों अपने पे ना बैटरी का केस बन जाएगा। बैटरी, बैटरी मीन्स आप समझ रहे हो, बैटरी मतलब कि पेशेंट को बिना परमिशन के टच करना, समझ रहे हो, बिना परमिशन के पेशेंट को टच करना, उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। उस टाइम पे बच्चों बैटरी अपने पे जो अनइंटेंशनल टॉट्स वगैरह है वो लागू होते हैं बैटरी। ठीक है। कंसेंट कलेक्शन। सेकंड है डाइट मॉडिफिकेशन। बच्चों जिसको कोलोस्टमी करते हैं ना, उसको कोलोस्टमी करने से 3 दिन पहले ये बोलेंगे कि आप अपनी डाइट से हाई जो फाइबर है वो निकाल दो। मतलब कि आप हाई फाइबर डाइट का इंटेक मत करो 2 से 3 दिन पहले कोलोस्टमी से। ठीक है। और रेस्ट डाइट मॉडिफिकेशन, रेस्ट्रिक्ट हाई फाइबर डाइट फॉर 2 to 3 days बिफोर प्रोसीजर। प्रोसीजर करने से पहले पर्सन को 2 to 3 days के लिए हाई फाइबर डाइट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। और कैसी डाइट देंगे, लो फाइबर डाइट देंगे। कैसी डाइट देंगे, लो फाइबर डाइट देंगे। प्रोवाइड लो फाइबर डाइट टू द पेशेंट। कैसी डाइट देंगे, लो फाइबर डाइट देंगे। नेक्स्ट है नथिंग बाय माउथ। बच्चों पेशेंट को प्रोसीजर करने से 8 घंटे पहले हम बोलेंगे कि पेशेंट जो है आपको कुछ ओरली नहीं लेना है, कोई भी कुछ भी खाना पीना नहीं है 8 घंटे पहले। उसके बाद में उसे मतलब कि 8 घंटे पहले से ही उसको आईवी फ्लूइड देना स्टार्ट कर देंगे, ओरली कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है। NBM, नथिंग बाय माउथ, 8 आवर बिफोर प्रोसीजर। प्रोसीजर करने से 8 घंटे पहले हमें मुंह से कुछ भी नहीं देना है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट। क्यों करेंगे हम ऐसा, पर्सन को ओरली कुछ भी क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जब पर्सन को जीए लगाएंगे ना, जनरल एनेस्थीसिया देंगे, उस टाइम पे उसको रिस्क ऑफ एस्पायरेशन रहता है। क्या रहता है, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन रहता है। तो हम उसको नील बाय माउथ देंगे, नथिंग बाय माउथ देंगे सर्जरी से 8 घंटे पहले। क्यों, क्योंकि कोई भी रिस्क ना रहे हमें कि वो जब उसे एनेस्थीसिया दिया है तो वो कुछ एस्पायरेट कर जाए। अब बच्चों बताती हूँ, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर करना होता है ना, तो वो हम कब करते हैं, जब एनेस्थेजिया एनेस्थेजिया स्टेज 3 होती है ना, स्टेज 3,
उस टाइम पे हम सर्जरिकल प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, उस टाइम पे पर्सन की कॉन्शियसनेस जो है वो एकदम खत्म हो चुकी होती है। तो हम सर्जरी कब करते हैं? स्पाइनल एनेस्थेसिया स्टेज थर्ड में हम सर्जरी करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर करना है तो जब वो एनेस्थेसिया स्टेज थर्ड होगी तभी करेंगे। ये नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में भी दूंगी। ठीक है, नथिंग बाय माउथ 8 आवर बिफोर प्रोसीजर टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है, सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है, सारी की सारी रिपोर्ट है पेशेंट से हम कलेक्ट कर लेंगे। तो बच्चों आपको कोई डाउट है? अच्छा, मीनाक्षी खुश हो गई है, पहली बार स्टिकर्स भेजे हैं आपने। आपको शायद पता नहीं है, मैं सब बच्चों को नोट करती हूँ किसके कितने कमेंट आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों जितना समझाया है उतना आपको समझ आ गया ना? हाँ जी। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर थोड़ा भुलक्कड़ है, उस वो सर्जरी कर रहा है। ठीक है, तो जब कौन सी स्पाइनल स्टेज में, कौन सी स्पाइनल एनेस्थेसिया स्टेज में वो सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट करेगा, ये बताओ। क्वेश्चन ये है कि जन जीए दिया है पर्सन को, ठीक है, जनरल एनेस्थेसिया सर्जरी स्टार्ट करनी है, तो वो कौन सी स्टेज में करते हैं? स्पाइनल एनेस्थेसिया स्टेज थर्ड में अपने सर्जरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही बात थी, वो मैंने आपको बता दी। अब तक जितना बताया क्या आपको उतना समझ आ गया है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट है साइट प्रिपरेशन। तो हम साइट को प्रिपेयर कैसे करेंगे? बच्चों, हमें कोलोस्टमी कोलोन में ओपनिंग करनी है। तो हम निप्पल से लेकर निप्पल के जस्ट नीचे से लेकर जो चेस्ट है, चेस्ट में जो निप्पल है, निप्पल के जस्ट थोड़ा सा नीचे से लेकर अपनी मिडिल थाई तक, मिड थाई तक, जहां तक बच्चों शॉर्ट्स पहने जाते हैं ना, वहां तक हम क्या करेंगे? बीटाडीन अप्लाई करेंगे। कौन सा सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे? बीटाडीन 7.5% अप्लाई करेंगे। बेटाडीन स्क्रब अप्लाई करेंगे, 7.5% आता है कंसंट्रेशन में। ये हम अप्लाई करेंगे निपल से लेकर मिड थाई तक। ठीक है, अब बच्चों ये कितनी देर पहले करते हैं? ये सॉल्यूशन अप्लाई कितनी देर पहले करेंगे सर्जरी से? हाफ एन आवर पहले, आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ what is the best time for prepare the part before surgery? Best time prepare the patient before surgery. ठीक है, सर्जरी से कितनी देर पहले पेशेंट को अपनी प्रिपेयर करेंगे? इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ, स्क्रीन पे भी है, फिर भी आप ही बता दो। 30 मिनट्स बिफोर। हाँ जी, एकदम सही बोला है आपने। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट फॉर कोलोस्टमी। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है कोलोस्टमी के लिए? मैंने आपको बताया था बच्चों, सिग्मोइड कोलोन। राइट साइड में तो हम करते नहीं है क्योंकि वाटर लॉस ज्यादा होता है, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब लेफ्ट साइड करते हैं तो कॉमनली यूज्ड साइट कौन सी होती है? सिग्मोइड कोलोन होती है। तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर कोलोस्टमी इज सिग्मोइड कोलोन। नेक्स्ट है कैथेटर कितना इंसर्ट करेंगे स्टोमा के अंदर? कितना कैथेटर इंसर्ट करेंगे स्टोमा में?
3 से 4 इंच कैथेटर इंसर्ट करेंगे स्टोमा में। 3 से 4 इंच बच्चों कैथेटर जो है वो स्टोमा में इंसर्ट करेंगे। मीन्स कि 10 सेंटीमीटर कैथेटर जो है वो हम स्टोमा में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबको वही सारी है, सबको स्क्रीन भी विजिबल है ना बच्चों? हाँ जी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चों, ये देखो, इरिगेशन कौन इंसर्ट करेंगे, कितना इंसर्ट करते हैं बच्चों इरिगेशन, जो मतलब कैथेटर है वो कितना इंसर्ट करेंगे, 3 से 4 इंच इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्लाइंट एम्बुलेटरी है तो सिटिंग पोजीशन की, सेकंड प्रायोरिटी फाइलर फाउलर पोजीशन की। और ये जो बच्चों कैन है ना, ये कितना इंच ऊपर होना चाहिए बच्चों, 12 से 18 इंच ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कोलोस्टोमी करेंगे उससे 12 से 18 इंच ऊपर होना चाहिए। अगर क्लाइंट जो है बैठा है तो शोल्डर से अबोव होना चाहिए कोलोस्टोमी इरिगेशन सॉल्यूशन बैग। नॉर्मल स्टोमा कलर कैसा होता है बच्चों, तो नॉर्मल नॉर्मल स्टोमा कलर होता है पिंक या फिर ब्राइट रेड। पिंक टू ब्राइट रेड इज नॉर्मल स्टोमा कलर। नॉर्मल स्टोमा कलर कैसा होता है, पिंक से लेकर ब्राइट रेड तक नॉर्मल स्टोमा कलर होता है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट है पेल पिंक स्टोमा। पेल पिंक स्टोमा, अगर बच्चों एच बी पर्सन में लो है ना, फॉर एग्जाम्पल पर्सन में एच बी है 6.5 ग्राम, उस टाइम पे स्टोमा कैसे कलर का शो होगा, पेल पिंक कलर का शो होगा, हल्का पीला पड़ता हुआ स्टोमा शो होगा, जिसका मतलब है एचबी की कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, अगर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं है, मीन्स कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है, तो बच्चों स्टोमा का कलर कैसा होगा, पर्पल ब्लैक कलर होगा। कैसे होगा, पर्पल ब्लैक कलर। पर्पल ब्लैक कलर इज कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन का सिग्नल है, इट इज द सिग्नल ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ स्टोमा फॉर्मेशन। कब कब हम स्टोमा फॉर्म करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे आएगा 3C। क्या आएगा, 3C। 3C मीन्स कि एक तो कोलोरेक्टल कैंसर में करेंगे, या फिर क्रोनिक कैंसर है, क्रोनिक कैंसर कोलाइटिस है तो हम करेंगे। ठीक है, इसके सिवा बच्चों एक हम करते हैं क्रोन्स डिजीज में, एक हम कब करते हैं बच्चों, क्रोन्स डिजीज में भी कोलोस्टमी इरिगेशन, कोलोस्टमी इरिगेशन स्टोमा फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्रोन्स डिजीज में भी तो 3C है, कोलोरेक्टल कैंसर, क्रोनिक कैंसर कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। ठीक है, अब है बच्चों अमाउंट ऑफ इरिगेशन फ्लूइड। तो इरिगेशन फ्लूइड बच्चों कितना करते हैं, कोलोस्टमी वाश करने के लिए कितना फ्लूइड यूज करते हैं, 500 से 1000 ml फ्लूइड यूज करते हैं। कितना फ्लूइड यूज करते हैं, 500 से 1000 ml फ्लूइड यूज करते हैं। अब बच्चों 500 से 1000 ml कोलोस्टमी इरिगेशन का फ्लूइड यूज करेंगे, तो कोलोस्टमी बैग जो है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1000 ml होगी। ठीक है, 500 से 1000 ml ही कोलोस्टमी बैग की कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट है इरिगेशन फ्लूइड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होना चाहिए, 100 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इरिगेशन फ्लूइड का टेम्परेचर होना चाहिए, 100 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है कोलोस्टमी इरिगेट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे, बच्चों नल से बहता हुआ पानी या फिर गुनगुना पानी यूज करते हैं, टैप वाटर और ल्यूक वार्म वाटर यूज करते हैं, टैप वाटर या फिर ल्यूक वार्म वाटर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइट ऑफ इरिगेशन कैन। इरिगेशन कैन जो है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इरिगेशन कैन जो है वो 12 से 18 इंच अबव स्टोमा होना चाहिए। इरिगेशन कैन शुड बी 12 टू 18 इंच अबव स्टोमा। जितना जहाँ पे बच्चों स्टोमा है, स्टोमा से 12 से 18 इंच अबव इरिगेशन कैन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शोल्डर के ऊपर रखेंगे अगर पेशेंट बैठा हुआ है तो, कीप द कैन अबोव द शोल्डर इफ पेशेंट इज सिटिंग। अगर पर्सन बैठा हुआ है ना, तो जो कैन है वो अबोव शोल्डर होना चाहिए, कीप द कैन अबोव शोल्डर इफ पेशेंट इज सिटिंग, अगर पेशेंट बैठा है तो। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है,
क्या क्या होगा, क्या होगा बच्चों, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। और ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें किस में देखने को मिलता है बच्चों, असेंडिंग कोलोस्टमी में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा, असेंडिंग कोलोस्टमी में देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज सीन इन असेंडिंग कोलोस्टमी, असेंडिंग कोलोस्टमी में ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंजरी, हमें बच्चों लगाना है कट, मींस कि हमें स्टोमा ओपन करना है। स्टोमा ओपन करते करते बच्चों डॉक्टर जो है उसका ध्यान इधर उधर चला गया। ठीक है, डॉक्टर का ध्यान इधर उधर चला गया। डॉक्टर ने क्या किया, फीमेल डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, उस लेडी डॉक्टर ने ये देख लिया कि नर्स ने बड़ा सुंदर ही नेकलेस पहना हुआ है, नर्स की लिपस्टिक अच्छी लग रही है। इतने में आपको तो पता ही है लेडीज का ध्यान कैसा होता है, ध्यान भटक गया, उसने पेशेंट को इंजरी कर दी। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंजरी। एक कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है बच्चों डिक्रीज सेल्फ एस्टीम। पर्सन की ना, पेशेंट की सेल्फ एस्टीम जरूर डिक्रीज होती है, क्योंकि स्टूल अपने किससे रिमूव करते हैं, कोलोस्टमी से रिमूव करते हैं, जिससे पर्सन की सेल्फ एस्टीम डिक्रीज होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए प्री ऑपरेटिव टीचिंग देंगे पर्सन को, पहले से ही पर्सन को टीच कर देंगे, और उसको मतलब कि उसने कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है अपनी। इसके सिवा मीन्स की जो कोलोस्टोमी बैग लगा है उसकी कैसे केयर करनी है, ये सब अपने पेशेंट को प्री ऑपरेटिव टीच कर देंगे कि ये उसके बाद में आपको ये करना है, ये करना है। इस बैग को कब खाली करना है, तो बैग को तब खाली करना है जब ये 1/3 फिल हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को बोलेंगे सर्जरी से पहले कि आप उन लोगों के साथ मिलो जिनको अदर जो पीपल्स है जिनको कोलोस्टोमी हो रखी है और वो गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस के साथ रह रही हैं। ठीक है, तो उनके साथ मीटिंग्स करवाएंगे अपने पेशेंट की। ठीक है, प्री ऑपरेटिव टीचिंग एंड एनकरेज मीटिंग विद अदर गुड हाइजीनिक पेशेंट प्रैक्टिस। ठीक है, जो पेशेंट अच्छे से साफ सफाई से रह रही हैं और उनको भी कोलोस्टोमी हुई है उनसे मिलवाएंगे पेशेंट को। ठीक है, अब है प्रोसीजर। देखो बच्चों, अगर क्लाइंट जो है वो एम्बुलेटरी है, मींस कि पेशेंट जो है वो मूव कर सकता है, इफ पेशेंट इज मूवेबल, पेशेंट मूव कर सकता है, तो पेशेंट को अपने ना टॉयलेट में बिठाकर ही कोलोस्टमी करेंगे। पोजीशन द क्लाइंट सीटिंग ऑन द टॉयलेट, टॉयलेट में पेशेंट को बिठाकर फिर उसको कोलोस्टमी करेंगे। और अगर पर्सन बेड रेस्ट पे है, अगर बेड रेस्ट पे है तो उसके साइड में कर देंगे फाउलर पोजीशन में। ठीक है, साइड में कर देंगे फाउलर पोजीशन में। ठीक है, पर्सन को फाउलर पोजीशन में देंगे। फाउलर पोजीशन में करेंगे। नेक्स्ट है, इरिगेशन ट्यूब को ना अपने को जेंटली इंसर्ट करना है, ना कि ऐसे हो कि अपने फ्लो मतलब कि फोर्स के साथ इंसर्ट कर दें, विदाउट फोर्स इंसर्ट करना है। इरिगेशन ट्यूब को जेंटली इंसर्ट करना है। कितना इंसर्ट करते हैं स्टोमा में, 3 से 4 इंच करते हैं, 10 सेंटीमीटर करते हैं। ठीक है, बिगिन द फ्लो ऑफ इरिगेशन। ठीक है, उसके बाद में हम इरिगेशन फ्लो स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, ज्यादा इरिगेशन अपने नहीं करेंगे, अगर ज्यादा इरिगेशन करेंगे तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो सकता है। इससे क्या होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस ज्यादा ही हो जाएगा। अवॉइड फ्रीक्वेंट इरिगेशन विच लीड्स टू लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट है बच्चों, परफॉर्म इरिगेशन प्रेफरेबली 1 आवर आफ्टर मील। जब आपने पर्सन को खाना खिला दिया है, खाना खिलाने के 1 घंटे के बाद में उसकी कोलोस्टमी करते हैं। कोलोस्टमी कब करते हैं, 1 आवर आफ्टर मील करते हैं। परफॉर्म इरिगेशन प्रेफरेबली 1 आवर आफ्टर मील, खाना खाने के 1 घंटे के बाद में उसको कोलोस्टमी करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम चाहते हैं कि इरिगेशन जो है वो इफेक्टिव हो, जो हमने कोलोन वॉश किया है, कोलोन वॉश अच्छे से हो जाए, कोलोन के अंदर कुछ भी वेस्ट मटेरियल ना बचे, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एब्डोमेन को ना जेंटली मसाज करेंगे, ताकि जो कोलोन के जो आस मतलब कि जो म्यूकोजा है उसके पास में जो वेस्ट मटेरियल चिपका हुआ है वो भी फ्रिक्शन से रिमूव हो जाए। इसके लिए हम मसाज करेंगे एब्डोमेन को जेंटली। To enhance effectiveness of irrigation, massage the abdomen gently. एब्डोमेन को जेंटली मसाज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखो बच्चों, कोलोस्टमी और इलियोस्टमी। कोलोस्टमी में क्या होता है,
ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोलोन इज कट। कोलोन का कोई भी पार्ट कट करेंगे अपने, उस पार्ट को कट करने के बाद में आर्टिफिशियल ओपनिंग के साथ उसे जोड़ देंगे, मीन्स कि स्किन के साथ टच कर देंगे। ठीक है, स्किन के साथ बच्चों टांके भी लगाने पड़ते हैं स्किन के साथ में, ताकि जो कोलोन है वो नीचे ना धस जाए दोबारा, इसीलिए। ठीक है, थ्रो द एंटी एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल भी कट लगेगा तो जाके स्किन स्किन में ओपनिंग होगी। नेक्स्ट है इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी में इलियम यूज करते हैं अपने फाइनल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को, इसको कट करेंगे और कनेक्ट किससे करेंगे, आर्टिफिशियल ओपनिंग से। वो आर्टिफिशियल ओपनिंग हमने कहाँ पे बनाई है, एब्डोमिनल वॉल के थ्रू स्किन सरफेस में बनाई है। किसके थ्रू बनाई है, एब्डोमिनल वॉल के थ्रू स्किन सरफेस में बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी, ये बता रखा है। तो कोलोस्टोमी में क्या होता है, क्रिएटेड कोलोस्टोमी हम कहाँ पे करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के लूप में करते हैं। ठीक है, और इसमें सॉलिड वेस्ट और बैक्टीरिया आता है। वही इलियोस्टोमी है, इलियोस्टोमी हम कहाँ करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पे करते हैं। और देखा लिक्विड, और लिक्विड वेस्ट आएगा और अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट भी आएगा, अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट भी आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इलियोस्टोमी साइट। अगर हमने इलियोस्टोमी करनी है तो इलियोस्टोमी साइट क्या होनी चाहिए, इलियोस्टोमी साइट है राइट इलियक फोसा। कौन सी साइट है, राइट इलियक फोसा में करेंगे। इसके सिवा बच्चों इलियोस्टोमी में एक प्रॉब्लम रहती है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने के चांसेस रहते हैं। क्या रहेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसा होगा, इसमें लिक्विड होगा। वही है कोलोस्टमी साइट। कोलोस्टमी साइट में क्या होगा, लेफ्ट इलियक फोसा में करेंगे और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसा होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, और इसमें बच्चों कोलोस्टमी साइट में, कोलोस्टमी में बच्चों कोई भी ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती है अगर लेफ्ट साइड कोलोस्टमी करे तो, वो उसकी वाटर लॉस की। नेक्स्ट है कोलोस्टमी केयर। कोलोस्टमी केयर में बच्चों देखो, क्लीन द स्टोमा विद हेल्प ऑफ 5% बीटाडीन सेंट्रल टू पेरिफेरल। हम स्टोमा को क्लीन करेंगे 5% बीटाडीन से। और जो बच्चों सर्जरी के टाइम पे प्रोसीजर से पहले हम कर रहे थे वो 7.5% बीटाडीन था। कितना था, 7.5% बीटाडीन था। कैसे कैसे करेंगे, सेंट्रल टू पेरिफेरल करेंगे। कैसे करेंगे हम, सेंट्रल टू पेरिफेरल करेंगे। पहले तो स्टोमा के सेंटर में करेंगे, उसके बाद में पेरिफेरली हम बीटाडिन अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1% जिंक ऑक्साइड भी अप्लाई करेंगे स्टोमा के अराउंड में। 1% जिंक ऑक्साइड अप्लाई करेंगे स्टोमा के साइड में। ठीक है, अराउंड द स्टोमा। अब ये जिंक ऑक्साइड देने का बच्चों क्या पर्पज है, जिंक ऑक्साइड के 3 एडवांटेज होते हैं। जिंक ऑक्साइड पाउडर को स्प्रे करेंगे अपने स्टोमा के साइड में। जिंक ऑक्साइड के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो जिंक ऑक्साइड का एक तो एडवांटेज ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देगा। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देगा। मींस कि ये एंटीबायोटिक पाउडर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, ये स्किन इरिटेशन को प्रिवेंट करेगा। इट प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, स्किन इरिटेशन को प्रिवेंट करेगा। जो नेक्स्ट है वो है, ये सॉफ्ट एंड ड्राईनेस ऑन स्टोमा पे मेंटेन करेगा। ये स्टोमा को सॉफ्ट और ड्राई रखेगा। ठीक है, स्टोमा को सॉफ्ट और ड्राई रखेगा। तो हमने 3 एडवांटेजेस पढ़े हैं जिंक ऑक्साइड पाउडर के। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देता है, एक स्किन इरिगेशन को प्रिवेंट करना है, या फिर सॉफ्ट एंड ड्राइनेस और ऑफ द स्टोमा मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जितना मैंने बताया क्या आपको उतना समझ आया, एक बार ये बता दो। इलियोस्टोमी, पंकज अभी इलियोस्टोमी बताती हूँ। इलियोस्टोमी में हम जो लास्ट सेगमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, हम इलियम में ओपनिंग करते हैं। उस इलियम में ओपनिंग करेंगे और वहां से जो जो प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट होगा। ठीक है, अगर वहां से प्रोडक्ट एक्सक्रीट होगा ना, तो एक तो वो प्रोडक्ट ज्यादा ही लिक्विड फॉर्म में होगा तो वाटर लॉस होगा। ठीक है,
इसके सिवा और ये हम राइट साइड में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? राइट इलियक फोसा में करेंगे। राइट इलियक फोसा में इलियम और कोलोन आपस में मिलते हैं, इलियम और कैकम कैकम मिलते हैं आपस में। ठीक है, राइट इलियक फोसा में, तो हम वहां पे ये करेंगे इलियोस्टोमी। जितना बताया उतना समझ आया? अब बच्चों मेरे को एक बार ये बताना, टेम्परेचर ऑफ इरिगेशन फ्लूइड कितना होगा? अब ये बताओ बच्चों, जो असेंडिंग कोलोन में करते हैं, देखो बच्चों, कोलोन जो है ना वो मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। तो इलियोस्टोमी जो होती है ना, असेंडिंग कोलोस्टोमी और डिसेंडिंग कोलोस्टोमी तो अलग अलग होती है बच्चों। इलियोस्टोमी में इलियम में ओपनिंग करते हैं, हाँ सेम टू सेम वैसी है ये, बट इन दोनों में साइड का डिफरेंस है। असेंडिंग कोलोस्टमी बच्चों देखो, भले ही असेंडिंग पार्ट है बट है तो कोलोन ही, कोलोन के एकदम पास में इलियम है, इलियोस्टोमी इलियम में होगी। इन दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ साइड का ही है, बाकी जो इनके डिसएडवांटेजेस है वो एकदम एक जैसे हैं, 100 से 105 से। कैपेसिटी कितनी होती है इरिगेशन बैग की? हाँ, पर 500 से 1000 ml फ्लूइड यूज करेंगे, कैपेसिटी भी इतनी ही होगी। इसके अलावा बच्चों जिंक ऑक्साइड के मेरे को एडवांटेजेस बताना। हाँ जी, 500 से 1000 ml जिंक ऑक्साइड के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? हाँ जी, स्किन इरिटेशन, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टोमा को ड्राई एंड सॉफ्ट रखना। ठीक है, और कोई था क्या? हाँ जी मीनाक्षी, आपका आंसर एकदम सही है, और जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने भी एकदम सही सही आंसर लिखे हैं। ठीक है, सबके आंसर सही है एकदम। बतेरी, रजत, ज्योति, पंकज, सबके आंसर सही हैं, 3 थे बस। हाँ जी ठीक है। अब बच्चों हम स्टडी करेंगे वेफर। बच्चों जो कोलोस्टमी साइट है ना, उसको कवर करने के लिए ना एक नैपकिन टाइप आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेफर बोलते हैं। वेफर जो है ये कोलोस्टमी साइट को कवर करने के लिए आती है। अब ये जो वेफर होती है ना, इसको हर 2 से 3 दिन बाद में चेंज करना चाहिए। कितने दिन बाद चेंज करना चाहिए? हर 2 से 3 दिन के बाद में चेंज करना चाहिए। और फर्स्ट प्रायोरिटी कितनी डेज होते हैं? 3 डेज होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाए 2 या 3 ऑप्शन तो हम टिक करेंगे 3। ठीक है, हम क्या टिक करेंगे? 3 टिक करेंगे। ठीक है, और वेफर का डायमीटर कितना होना चाहिए? नर शुड कट द वेफर 1/8 इन लार्ज देन डायमीटर ऑफ स्टोमा। जितना स्टोमा का डायमीटर है उससे बच्चों मीन्स की लगभग 1/8 अपने को 1/8 अपने को डायमीटर जो है ना इस वेफर का वो ज्यादा रखना है स्टोमा के डायमीटर से। जितना स्टोमा का डायमीटर है उससे 1/8 डायमीटर ज्यादा रखना है अपने को वेफर का। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पर्सन को। नेक्स्ट क्या है बच्चों? साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पर्सन को। इसके अलावा हम ये रीअश्योर करेंगे कि
पेशेंट जो है, जिस पेशेंट को कोलोस्टोमी होनी है, उस पेशेंट की हम मीटिंग अरेंज कर दे अदर कोलोस्टोमी वाले पेशेंट्स के साथ। उस पेशेंट की हम मीटिंग वो कर दें अरेंज अदर कोलोस्टोमी पेशेंट के साथ। ठीक है, एक वार्ड में है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बेड नंबर 8 पे है, उसकी तो कोलोस्टोमी हमने करनी है। एक पेशेंट है बेड नंबर 1 पे, उसकी कोलोस्टोमी हो चुकी है, तो हम उसको जब कोलोस्टोमी के बारे में कंसेंट लेने जाएंगे या फिर जब उसको इन्फॉर्म करेंगे, प्री टीचिंग एजुकेशन देंगे ताकि उसकी सेल्फ एस्टीम ना डिक्रीज हो, तो हम बोलेंगे जी बेड नंबर एक नंबर बेड पे पेशेंट है, आप उनसे मिलकर आ सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसी आप सोच रहे हो, इस टाइप से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन एक्सपेक्टेड बाय नर्स फॉर प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट आफ्टर कोलोस्टमी? क्या रीजन है नर्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने का पेशेंट को कोलोस्टमी के बाद में? तो कोलोस्टमी के बाद में बच्चों नर्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसीलिए देती है ताकि पेशेंट की जो इमेज जो डिस्टर्ब हुई है ना, उसको वो चीज फील ना हो। ठीक है, क्योंकि उसकी जो इमेज डिस्टर्ब हुई है, बॉडी इमेज, उससे रिलेटेड उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कोलोस्टमी बैग को कब एम्प्टी करते हैं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 1/3 लेवल तक फिल हो जाए तब हम एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोलोस्टमी बैग की कैपेसिटी, तो आपने बता ही दिया मुझे 500 से 1000 ml। ठीक है, अब नर्स जो है वो कब चेंज, व्हाट इज द ड्यूरेशन नर्स शुड चेंज द कोलोस्टमी बैग? तो कोलोस्टमी बैग नर्स चेंज कब करती है? 3 to 5 days के बाद में, आफ्टर 72 आवर्स नर्स जो है कोलोस्टमी बैग को चेंज करेगी। कब चेंज करेगी? आफ्टर 72 आवर। प्रायोरिटी में देखो, अगर मतलब रेंज पूछ ले तो 3 से 5 दिन होती है, और प्रायोरिटी कितनी है? 3 days है। वेफर की भी प्रायोरिटी 3 days थी, वेफर में वैसे रेंज क्या थी? 2 to 3 days थी वेफर चेंज करने की, और इधर कोलोस्टमी बैग चेंज करने की रेंज क्या है? 3 से 5 है, बट प्रायोरिटी दोनों में ही 3 3 रहेगी। नेक्स्ट है बावल साउंड आफ्टर कोलोस्टमी। तो बच्चों नॉर्मली तो आता है हर 16 मिनट्स में एक बावल साउंड आता है। ठीक है, अब हम बावल साउंड क्या, 16 पर मिनट, सॉरी बच्चों, नॉर्मल बावल साउंड कितने होते हैं? 1 मिनट में 16 बावल साउंड आते हैं, 1 मिनट में 16 बावल साउंड आते हैं, ना कि 16 मिनट में 1 बावल साउंड आता है। 1 मिनट के अंदर बच्चों 16 बार बावल साउंड सुन सकते हो आप। ठीक है, और ठीक है, ड्यूरेशन एंड टाइम फॉर चेक बावल साउंड, कितनी देर के बाद में हम बावल साउंड चेक करेंगे? कितनी देर के बाद, ड्यूरेशन एंड टाइम फॉर चेक द बावल साउंड, कितनी देर के लिए हम बावल साउंड चेक करेंगे? 5 मिनट्स के लिए करेंगे। कितनी देर के लिए करेंगे? 5 मिनट्स के लिए करेंगे। बावल साउंड चेक करने की ड्यूरेशन कितनी है? 5 मिनट्स है। ठीक है, 5 मिनट्स तक हम बावल साउंड चेक करेंगे। अब आपकी क्लास ड्यूरेशन कितनी है? 1 आवर है। क्लास टाइम क्या है? 5 बजे है। ठीक है, समझ रहे हो? ड्यूरेशन, ड्यूरेशन होता है कितना टाइम इंटरवल है। 5 मिनट्स तक हम चेक करेंगे। अब आती है बच्चों साइट, कहाँ पे हम बावल साउंड चेक करेंगे? बावल साउंड वैसे तो हम हर क्वाड्रेंट में चेक कर देंगे, बट हम जो इलियोकैकल रीजन है ना, वहां पे ज्यादा अच्छे से बावल, ज्यादा क्लियर बावल साउंड होती है, तो हम ज्यादा प्रायोरिटी किसे देते हैं? राइट लोअर क्वाड्रेंट को देते हैं। हम ज्यादा प्रायोरिटी किसे देते हैं? राइट लोअर क्वाड्रेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? राइट लोअर क्वाड्रेंट इन इलियोकैकल रीजन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट है डाइट। अब बच्चों डाइट में मैंने आपको बताया था कोलोस्टमी से पहले हम क्या डाइट देते हैं? लो फाइबर डाइट देंगे, कि भाई 2 3 दिन पहले से ही बोल देंगे अब फाइबर तू अवॉइड कर। और कोलोस्टमी से 8 घंटे पहले नील बाय माउथ रहना है, क्योंकि भाई जनरल अनेस्थीसिया के टाइम पे कुछ एस्पायरेट ना कर जाए। अब आती है डाइट की बात, सुनो मेरी बात। अगर 72 आवर्स के बाद में बावल साउंड प्रेजेंट है तो ठीक है, भी जो उसने खाना है नॉर्मली वो हेल्दी हेल्दी चीजें खा ले। अगर बावल साउंड प्रेजेंट नहीं है 72 आवर्स के बाद में, भाई 3 दिन हो गए हैं और बावल साउंड प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है, इसमें हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है और इसमें हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बावल साउंड प्रेजेंट है तो हम डाइट को मॉडिफाई कर देंगे, मींस कि जो उसको लो फाइबर डाइट दे रखी थी वो छोड़ देंगे, हाई फाइबर डाइट देनी स्टार्ट कर देंगे। 72 आवर्स के बाद में नॉर्मल डाइट दे देंगे। मॉडिफाई डाइट मीन्स नॉर्मलाइज कर देंगे डाइट को। ठीक है, जो डाइट कॉन्स्टिपेशन
करवा सकते हैं ना, उन्हें अवॉइड करना है। जैसे कैबेज, ओरल आयरन, हाई फैट डाइट, ये हमें अवॉइड करना है। कैबेज, ओरल आयरन और हाई फैट डाइट। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या क्या स्टडी किया है वो मैं आपको जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं सारे करवा देती हूँ एक बार। कोलोस्टमी का मतलब होता है कोलोन में ओपनिंग करना, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कट लगा के, और फिर जो कोलोन में ओपनिंग होती है उसको स्किन के साथ स्टिचेस के थ्रू जोड़ देते हैं ताकि जो कैथेटर है वो इंसर्ट हो सके। कोलोस्टमी इरिगेशन जो है वो कोलोन को क्लीन करना है। ये हम किस किस के लिए करते हैं? कोलोन को वॉश करना, गैस से और फीस से रिमूव करना, मतलब वहां से कोलोन से गैस और फीसेस रिमूव करना, रेगुलर इवैक्यूएशन इस्टेब्लिश करना, एक्सीडेंटल एम्पटिंग ऑफ बावल को प्रिवेंट करना, स्टूल एग्जामिनेशन का रेगुलर साइकिल, सर्जरी के लिए क्लीनलीनेस और ओडोर को कंट्रोल करने के लिए पोजीशन, फर्स्ट प्रायोरिटी सीटिंग, सेकंड प्रायोरिटी फाउलर पोजीशन। कंट्राइंडिकेशन है डायरिया, डायरिया में हम कोलोस्टमी नहीं करेंगे। दो तरह की कोलोस्टमी है, वेट, वेट कोलोस्टमी हम राइट साइड ऑफ कोलोन में करेंगे। लिक्विड स्टूल पास करेगा पर्सन इसमें। इंसिजन कहाँ पे लगेगा? असेंडिंग कोलोन में। ये टेम्परेरी कोलोस्टमी है, 6 से 8 हफ्ते के लिए, 1.5 से 2 महीने के लिए यूज कर सकते हैं। ड्राई कोलोस्टमी हम लेफ्ट साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में भी कहाँ पे? सिग्मोइड कोलोन पे, और सिग्मोइड कोलोन इज मोस्ट कॉमन यूज्ड साइड फॉर कोलोस्टमी। ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्टूल कौन सी होती है? सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म। कंसेंट लेंगे, डाइट मॉडिफाई करेंगे, नील बाय माउथ, और साइड प्रिपरेशन में निप्पल निप्पल के नीचे से लेकर मिड थाई तक हम क्या करेंगे? बीटाडीन 7.5% अप्लाई कर देंगे। और बेस्ट टाइम कब होता है ये प्रोसीजर करने का? सर्जरी से 30 मिनट पहले। ठीक है। 3 से 4 इंच 10 सेंटीमीटर कैथेटर में कैथेटर इंसर्ट करेंगे स्टोमा में। नॉर्मल स्टोमा कलर होता है पिंक टू ब्राइट रेड। पेल पिंक स्टोमा है तो वो लो एच बी इंडिकेट कर रहा है। और अगर पर्पल ब्लू स्टोमा है, पर्पल ब्लैक है, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। और स्टोमा फॉर्मेशन हम 3 C's में करते हैं: कोलोरेक्टल कैंसर, क्रोन्स कैंसर, क्रोनिक कैंसर कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज। इरिगेशन फ्लूइड की अमाउंट 500 से 1000 ml, टेम्परेचर 100 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा सोल्यूशन यूज करेंगे? नल से बहता हुआ पानी और गुनगुना पानी। हाइट 12 से 18 इंच होनी चाहिए, और अगर पेशेंट सीटिंग में है तो शोल्डर से ऊपर उसका इरिगेशन कैन होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इंजरी, सेल्फ एस्टीम डिक्रीज। ठीक है। अगर पेशेंट एम्बुलेटरी है तो टॉयलेट में बिठा लेंगे उसे। ठीक है। और ट्यूब जो है वो जेंटली इंसर्ट करेंगे पर्सन में। बार बार इरिगेशन नहीं करेंगे, बार बार इरिगेशन करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा। और कोलोस्टमी इरिगेशन कब करते हैं? खाना खाने के 1 घंटे के बाद में। अगर हम चाहते हैं कि कोलोस्टमी हमने जो की है वो इफेक्टिव हो तो हम एब्डोमेन को मसाज भी कर सकते हैं। अब कोलोस्टमी एक तो कोलोस्टमी और इलियोस्टोमी में क्या डिफरेंस है? कोलोस्टमी तो करते हैं लार्ज में, इंटेस्टाइन में, इलियोस्टोमी स्मॉल इंटेस्टाइन में। असेंडिंग कोलोस्टमी और इलियोस्टोमी में कुछ खास फर्क नहीं है, बस साइड का ही फर्क है। इलियोस्टोमी में तो करेंगे इलियम में, और असेंडिंग कोलोस्टोमी में हम करेंगे असेंडिंग कोलोन में। ठीक है। राइट इलियक फोसा पे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस लॉस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लिक्विड होगा। इसके अलावा कोलोस्टमी केयर, कोलोस्टमी केयर में 5% बीटाडीन से क्लीन करेंगे। और बच्चों सर्जरी से पहले सर्जिकल स्क्रब हम किससे करे थे? 7.5% बीटाडीन से। जिंक ऑक्साइड पाउडर का यूज करेंगे हम। वेफर जो है वो स्टोमा को कवर करने के लिए यूज होती है, 3 दिन प्रायोरिटी रहेगी, 2 to 3 डेज में चेंज करेंगे। 1/8 एंड लार्ज होनी चाहिए स्टोमा के डायमीटर से। ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। कैपेसिटी कितनी होती है कोलोस्टोमी की बैग की? 500 से 1000 ml। बावल साउंड कब सुनते हैं हम? नॉर्मल बावल साउंड होती है, 1 मिनट में 16 बावल साउंड सुनते हैं। ड्यूरेशन कितनी होगी? 5 मिनट्स। और बावल साउंड सुनने का सही रीजन कहाँ, सही एरिया कहाँ पे है? राइट लोअर क्वाड्रेंट इन इलियोकैकल रीजन। डाइट कैसी देंगे? 72 आवर्स के बाद में अगर बावल साउंड प्रेजेंट है तो नॉर्मल डाइट देंगे। अगर 72 आवर्स के बाद में बावल साउंड नहीं हमें सुनने को आ रही है तो बच्चों ये अब नॉर्मल फाइंडिंग है। ऐसे नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी करेंगे, हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। और जो डाइट कॉन्स्टिपेशन करवा सकती है वो डाइट हम अवॉइड करेंगे। हाई फैट डाइट, ओरल आयरन, कैबेज। तो बच्चों कोई डाउट है तो प्लीज बता दो।